कल तीसरे चरण का मतदान होना है और उससे एक दिन पहले यानी आज सोमवार को उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी यानी श्रीकला रेड्डी का टिकट काट दिया है और श्याम सिंह यादव को टिकट दे दिया है, ऐसा कंफर्म किया उनके पीआरओ ने। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ और ऐसे नाजुक मोड़ पर, ऐसे क्रूशियल समय पर और ऐसे आखिरी पल पर, क्षण पर अगर किसी को ऐसे के साथ ऐसा होगा तो अच्छा ही महसूस करेगा। और माननीय बहन जी ने जो मुझमें विश्वास जताया है आखिरी क्षण में, वो बहुत सराहनीय है और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और आगे जौनपुर की जनता के साथ कमर कसकर हमेशा खड़ा रहूँगा। अब देखने वाली बात यह है कि इस खबर का क्या असर पड़ता है। धनंजय सिंह खुद एक बड़ा नाम है, श्रीकला रेड्डी एक बड़ा नाम है और उनका टिकट कट जाना जस्ट एक दिन पहले और किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाना एक बहुत बड़ी खबर है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से इस चुनाव में बदलाव करता है, किस तरीके के समीकरणों को असर डालता है। चुनावी मौसम में झारखंड से कांग्रेस को आज एक बड़ा झटका तब लगा जब सुबह सुबह ही प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आप सचिव के नौकर के घर जो है वो छापेमारी की और 25 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद किए। कुल 9 जगहों पर छापेमारी हुई, जिसमें एक और मुन्ना नाम के ठेकेदार के पास जो है 5 करोड़ रुपए मिलने की सूचना बताई जा रही है। इस पूरी घटना ने कहीं न कहीं कांग्रेस के ऊपर नोटों के जखीरे को लेकर के और कांग्रेस के कैश लोक को लेकर के तमाम तरह के सवाल एक बार फिर उठा दिए, जो चुनावी मौसम में तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। इस पूरी घटना के बाद जहां एक तरफ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया शुरू हुई, बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि ये कांग्रेस का जो कैश लोक है ये लगातार निकला आ रहा है, चाहे उस समय धीरज साहू का मामला हो या फिर आज आलमगीर आलम के आप सचिव का मामला। कुल मिलाकर कांग्रेस के ऊपर जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का कहीं न कहीं असर देखा जाने लगा और जिस तरह से ये पैसा मिल रहा है, करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस की आलोचना होने लगी। इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बीच एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि हाल ही में यहाँ राहुल गांधी की चुनावी सभा होनी है और सभा से ऐन पहले इस तरह से कांग्रेस के कैश लोक का मिलना कहीं न कहीं चुनाव में कांग्रेस के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। कल लोकसभा के तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है और कोई भी पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे की कमियों पे हमला करने का मौका नहीं चूकती हैं। आज झारखंड में कांग्रेस के मंत्री के पीए के घर में ईडी की छापेमारी पड़ी और बिहार में जो एनडीए का कुनबा है वो लगातार इंडिया गठबंधन पे हमलावर हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लोग लुटेरे हैं, लालू प्रसाद का परिवार हो या शिबू सोरेन का परिवार हो, ये देश को लूटने का काम करते हैं और जब इनके ऊपर केंद्र की एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो इनको दर्द होने लगता है। देखिए ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही ना। सबसे बड़ी बात है कि कल बिहार के 5 सीटों पे अररिया, सुपौल, खगड़िया, झंझारपुर, मधेपुरा, इन सीटों पे चुनाव होने वाला है और बीजेपी को एक मौका मिल गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि कांग्रेस के नेता के पीए के घर में छापेमारी हुई है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो लालू प्रसाद के ऊपर हमला कर रहे हैं और शिबू सोरेन के ऊपर हमला कर रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का जो कुनबा है, एनडीए का जो कुनबा है, वो इंडिया गठबंधन पे हमलावर हो गई है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति।
झारखंड के मंत्री आलमगीर के पीएस के नौकर के घर मिली नकदी का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक चुनावी रैली के दौरान ये मुद्दा उठाया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा में के नबरंगपुर में एक जनरैली को संबोधित कर रहे थे। उसी जनरैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं 1 रुपया भी भेजूंगा तो खाने नहीं दूंगा, जो वो खाएगा तो वो जेल जाकर खाना खाएगा, मैं लूट नहीं करने दूंगा। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैली में इस मुद्दे को उठाया। आपको बता दें कि झारखंड के मंत्री आलमगीर के पीएस संजीव के नौकर के घर का जो ईडी है, उन्होंने छापा मारा ईडी ने, और उसके बाद कई करोड़ों की नकदी पकड़ी। बताया जा रहा है कि ये नकदी 20 से 30 करोड़ की हो सकती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मधुर के साथ कोमल शर्मा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सेना को धर्म से जोड़कर बयान क्या दिया, एनडीए के नेता हमलावर हो गए। पहले बीजेपी के नेताओं ने तीखे हमले किए और अब जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू ने आरोप लगाया है कि इस मसले पर तेजस्वी यादव का बयान शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। अभिषेक झा बतौर प्रवक्ता जेडीयू के तरफ से तेजस्वी यादव को घेरते हुए साफ तौर पे कहा है कि तेजस्वी यादव को इस मुद्दे पर माफी मांगनी चाहिए। सेना बलिदान का प्रतीक है और ऐसी स्थिति में सेना को जाति या धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। सेना के लोगों को लेकर धर्म का एंगल जोड़कर तेजस्वी यादव जी का जो बयान है वो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बयान की कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। तेजस्वी जी को माफी भी मांगनी चाहिए। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि सेना में जो कोई भी होते हैं वे पहले भारतीय होते हैं, तब उन्हें किसी जाति या धर्म से जोड़ा जा सकता है। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर जेडीयू ने वोट बैंक को चमकाने का आरोप लगाते हुए सेना का अपमान करने का आरोप लगाया है। वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद आरजेडी के नेताओं ने बचाव किया है। आरजेडी के कई नेताओं के तरफ से बयान आए हैं जिसमें तेजस्वी यादव का बचाव करते हुए सबने यही कहा है कि जिस अंदाज में एनडीए खास करके बीजेपी के नेता सनातन के खतरे का हवाला देकर सनातन वोट बैंक को गोलबंद कर रहे थे, इसी को आधार बनाकर तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया है। मतलब साफ है कि अब सेना के मुद्दे पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। राजकोट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ क्षत्रियों की नाराजगी पिछले 1 महीने से जारी है। पिछले 1 महीने से क्षत्रिय संगठन लगातार पुरुषोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं और सरकार क्षत्रियों को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक यह मसला सुलझ नहीं पाया है। क्षत्रिय संगठनों के लोग इस बात पर आमदा थे कि पुरुषोत्तम रूपाला की उम्मीदवारी वापस हो, लेकिन अब तक कोई बात नहीं बनी। क्षत्रिय संगठन की जो मांग है उसको सरकार दरकिनार करती रही। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्षत्रिय समुदाय को तवज्जो नहीं दिया, लेकिन अब चुनाव के ऐन वक्त पर जब क्षत्रिय संगठनों का लगातार रोष बढ़ रहा है, ऐसे में क्षत्रिय संगठनों के नाम से आज एक विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें यह अपील की गई है कि क्षत्रिय समुदाय बड़ा दिल दिखाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करे, प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में मतदान करे। तो दूसरी तरफ क्षत्रिय समुदाय अब भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। वह एक बात पर आमदा था कि वह सिर्फ रूपाला का विरोध कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनका अनदेखा किया, उनकी समाज को अनदेखा किया। इसलिए अब यह विरोध पूरी भारतीय जनता पार्टी का होगा और पूरे राज्य में होगा। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। हरियाणा में 6वें चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन था। आज नामांकन के अंतिम दिन हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में आज नामांकन दर्ज कराया। वहीं हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने करनाल विधानसभा के होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दर्ज कराया। आपको बता दें कि 25 मई को 6वें चरण के साथ ही करनाल विधानसभा के लिए उपचुनाव होने वाला है, जिसके लिए हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बीजेपी उम्मीदवार हैं। आज नामांकन दर्ज कराने का अंतिम दिन था और ऐसे में कई नामी गिरामी हस्तियों ने
आज नामांकन के अंतिम दिन अपना नामांकन दर्ज कराया है। अब देखने वाली बात है कि जब स्क्रूटनी होकर नामांकन वापसी की तिथि आएगी, उसमें यह देखने वाली बात होगी कि कौन मैदान में अड़ा रहता है और कौन मैदान छोड़कर बाहर जाता है। फिलहाल देखा जाए तो 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब जो है नामांकन की प्रक्रिया हरियाणा में पूरी हो चुकी है। चंडीगढ़ से कैमरामैन स्वास्थी के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने आज उत्तर पूर्वी दिल्ली से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। गौरतलब है कि कन्हैया कुमार ने साल 2019 में बिहार की बेगूसराय सीट से पहला चुनाव लड़ा, जहां उनको गिरिराज सिंह के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। लेकिन इस बार कन्हैया कुमार इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर पूर्वी दिल्ली यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और यही वजह है कि कन्हैया कुमार को उम्मीद है कि उनको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का साथ मिलेगा और वो अपने प्रतिद्वंदी मनोज तिवारी को हरा देंगे। गौरतलब है कि कन्हैया कुमार का मुकाबला मनोज तिवारी से है। साल 2009 में उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट अस्तित्व में आई, जहां पर पहली बार जेपी अग्रवाल ने चुनाव लड़ा, तो वहीं 2 बार से लगातार मनोज तिवारी इस सीट से सांसद चुने जा रहे हैं। लोग ये बता रहे हैं कि इस सीट पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून के नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन मन्नू के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। तीसरे चरण के मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां एमएलबी कॉलेज परिसर से रवाना की गई हैं। इस दौरान ग्वालियर जिले की निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान के द्वारा बताया गया 1680 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की बात करें तो 470 ऐसे अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वहीं पूरे मतदान केंद्रों पर 7000 से अधिक मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और वहीं पूरे जिले भर में चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है। इस दौरान मतदान केंद्रों पर रवाना करने से पहले पार्टियों के लिए एमएलबी कॉलेज में पेयजल शीतल पदार्थ की व्यवस्था की गई है। साथ ही ठंडे कूलर की व्यवस्था किए जाने के साथ साथ वाहनों के द्वारा उन्हें मतदान केंद्रों पर ले जाने की व्यवस्था की गई है। वहीं ग्वालियर आईजी के द्वारा बताया गया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सेंट्रल एजेंसियों के साथ साथ लोकल पुलिस की भी सुरक्षा को देखते हुए इंतजाम रखे गए हैं। इस दौरान मतदान को लेकर किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने की तैयारी में इस बार के मतदान के दौरान पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रहने वाली है। तीसरे चरण का मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जिसको लेकर आज सभी पोलिंग पार्टियां रवाना होकर शाम तक सभी मतदान केंद्रों पर पहुंच जाएंगी। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल मतदान होना है। मध्य प्रदेश में 9 संसदीय सीटों पर मतदान होना है, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग की 4 सीटें हैं। इसके अलावा भोपाल, विदिशा, राजगढ़, बैतूल और सागर, इन 9 सीटों पर संसदीय सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें 1,77,00,000 से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। चुनाव आयोग ने इसको लेकर 20,456 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चूँकि ग्वालियर चंबल संभाग काफ़ी संवेदनशील है, इसलिए 5,744 कुल संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 16,000 से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग होगी। यानी चुनाव आयोग सीधे इन 16,000 मतदान केंद्रों पर नज़र रखेगा। 72 विधानसभा, 19 जिले की जिन पर मतदान होना है और इनमें सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बाहरी लोगों को जिले से बाहर जाने के लिए कह दिया गया है। सिर्फ जिले के जो मतदाता हैं वो ही इसमें रहेंगे। कुल 127 उम्मीदवार इन 9 संसदीय सीटों पर दावेदार हैं, जिसमें से भोपाल में सबसे ज़्यादा 22 उम्मीदवार हैं। चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। चुनाव पार्टियां रवाना हो चुकी हैं और देर रात तक सभी पोलिंग दल अपने अपने मतदान केंद्र में मोर्चा संभाल लेंगे। सुबह 5:30 बजे मॉक पोल होगा और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जो देर शाम 6 बजे तक चलेगा। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।
चुनाव प्रचार के मैदान में योगी आदित्यनाथ अपना सेंचुरी पूरा कर चुके हैं। ये सेंचुरी केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के कोने कोने में वो अपना तूफानी दौरा किया है, जिससे उनकी सेंचुरी पूरी हो चुकी है। जो हमारे पास जो आंकड़ा है कि 37 दिन में 100 स्थानों पर उन्होंने जनसंवाद किया है, जिसमें 27 मार्च को मथुरा में प्रबुद्ध सम्मेलन से शुरू हुआ था उनका चुनावी संग्राम, और सीएम योगी आदित्यनाथ अभी तक 73 जनसभा, 15 प्रबुद्ध सम्मेलन और 10 रोड शो किए हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव संचालन समिति में दो बैठक में कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन भी किया। सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में 6, राजस्थान में 4 जनसभा तथा 2 रोड शो किए हैं। सीएम योगी उत्तराखंड में 4, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार में भी रैली को संबोधित किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी एक जनसभा को संबोधित किए हैं। ये है उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ का ऑरा। तो उनकी डिमांड है और हर एक प्रत्याशी चाहता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ उनके चुनावी क्षेत्र में जनसभा करे, जिससे हमारी जीत की राह आसान हो। सहयोगी शहनवाज खान के साथ रजनीश पांडे, भारत एक्सप्रेस। लोकसभा के तीसरे चरण के मतदान के दौरान महाराष्ट्र से 11 सीटें आएंगी, जिसमें कई प्रमुख लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगेगी। सबसे बड़ा नाम इस समय बारामती का चल रहा है, जहां से सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी, चुनावी मैदान में खड़ी है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार मैदान में खड़ी हैं। कल ये साफ हो जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है। दोनों के वोटिंग मशीन में बंद हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ 2 बड़े राजघराने के लोग भी इस चुनावी दंगल में कूदे हैं, जिनके वोट कल वोटिंग के दौरान वोटिंग मशीन में बंद हो जाएंगे। उसमें कोल्हापुर के महाराजा शाहूजी महाराज और सातारा के छत्रपति उदयनराजे महाराज शामिल हैं। मैच कुछ घंटे के भीतर वोटिंग शुरू होगी और ऐसे में इन सभी हाई प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग शुरू होगी और सभी नेताओं ने कोशिश की है कि मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। कल इन सभी के वोट वो पोलिंग मशीन में बंद हो जाएंगे और 4 जून को पता चलेगा कि किसकी प्रतिष्ठा वहां की जनता ने बनाए रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, बारामती। कांग्रेस पार्टी अमेठी और रायबरेली को लेकर कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती, इसीलिए पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं को रायबरेली और अमेठी का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। जी हाँ, भूपेश बघेल रायबरेली के ऑब्जर्वर होंगे, तो वहीं अशोक गहलोत अमेठी के ऑब्जर्वर होंगे। पार्टी ने फैसला लिया है क्योंकि बारीकियों को देखते हुए वरिष्ठ नेताओं की जरूरत है, अनुभव की जरूरत है, इसलिए 2 प्रदेशों की कमान संभाल चुके पूर्व मुख्यमंत्रियों को दोनों क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। और इसी के चलते आज से प्रियंका गांधी, जो कि पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने भी रायबरेली और अमेठी का जिम्मा जो है संभाल लिया है। अगली 18 तारीख तक प्रियंका गांधी दोनों ही क्षेत्रों में लगातार डोर टू डोर कैंपेन करेंगी, नुक्कड़ सभाएं करेंगी। और उसके साथ साथ पार्टी का अनुमान है कि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा भी जो आसपास के क्षेत्र हैं, उसमें प्रियंका गांधी के इन सभाओं का और डोर टू डोर कैंपेन का असर पड़ता दिखेगा। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। लोकतंत्र के महासमर यानी सत्ता के संघर्ष का फाइनल राउंड कल से शुरू होगा। अंतिम चरण के लिए कल से नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस फाइनल चरण में देश की सबसे चर्चित चुनावी क्षेत्र यानी वाराणसी संसदीय क्षेत्र में भी कल से नामांकन दाखिला किया जाएगा। 7 मई से 14 मई के बीच में वाराणसी संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल किया जाना है, जिसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। कल 11 बजे से नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी। वाराणसी के जिलाधिकारी की माने तो वाराणसी में नामांकन दाखिला कल सुबह 11 बजे शुरू होगा, जो दोपहर के 3 बजे तक चलेगा। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय 10 मई को नामांकन दाखिल करेंगे, जबकि सबसे बेसब्री से इंतजार जिसका किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन दाखिला 14 मई को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी काशी में 13 मई को
पहुंचेंगे और यहां पर रोड शो करेंगे। उसके बाद 14 मई को वाराणसी के कलेक्ट्रेट में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि कल से सबसे चर्चित चुनावी क्षेत्र में नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी और इसके बाद जो सियासी घमासान और सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच जाएगा। वाराणसी से भारत एक्सप्रेस के लिए सौरभ अग्रवाल। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत छत्तीसगढ़ की 7 संसदीय सीटों पे 7 मई को मतदान होना है। आज इस मतदान को संपन्न करने के लिए मतदान कर्मी दल रवाना कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग ने इन 7 संसदीय सीटों पर 15,701 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिसमें 1,000 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है और 52 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिसे अति संवेदनशील घोषित किया गया है। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की 202 कंपनियों को इन मतदान केंद्रों में डिप्लॉयड किया गया है। इसके साथ ही 8,500 से ज़्यादा मतदान केंद्र ऐसे भी होंगे जिसका चुनाव आयोग वेब कास्टिंग के जरिए मॉनिटरिंग करेगा, यानी सीधी नज़र रखेगा। संगवारी मतदान केंद्र बनाए गए हैं, दिव्यांग मतदान केंद्र बनाए गए और सबसे बड़ी बात इस बार युवा मतदान केंद्र भी छत्तीसगढ़ की इन 7 संसदीय सीटों पर बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होने थे। पहले चरण में बस्तर सीट पे चुनाव हुआ था, दूसरे चरण में राजनांदगांव और कांकेर सीट पे चुनाव हुआ था और कल यानी अंतिम तीसरे चरण में 7 सीटों पे जो चुनाव होने वाले हैं संसदीय सीटों पे, उनमें रायपुर है, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, जांजगीर चांपा और दुर्ग संसदीय क्षेत्र शामिल है। कैमरा नशों के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। पाक अधिकृत कश्मीर अब लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनता जा रहा है। जिस तरह से विदेश मंत्री जयशंकर ने बयान दिया और अब रक्षा मंत्री का बयान और उस पे फारूक अब्दुल्ला का बयान कहीं ना कहीं पाक अधिकृत कश्मीर को इस चुनाव का मुद्दा बनाया जा रहा है। पर जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह के बयान की आलोचना की और कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं और एटम बम हम पर गिरेगा, वो कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला के आवाज़ में पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह वो बात करते नजर आए। देखना होगा कि पीओके कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में कितना फायदा देता है। कैमरामैन आकाश के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। इंदौर में पिछले दिनों कांग्रेस के उम्मीदवार के द्वारा नाम वापस लेकर भाजपा में शामिल होने की घटना हुई थी, जिसे लेकर इंदौर की पूर्व सांसद और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने नाराज़गी प्रकट करते हुए कहा था कि उनसे कई लोगों ने संपर्क कर कहा है कि भाजपा के वोटर भी नोटा में वोट डालेंगे। इस बात से केंद्रीय नेतृत्व चिंता में आ गया और उन्होंने कल यानी रविवार की रात को 9:30 बजे से 11:30 बजे तक एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर इंदौर के सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायक, इंदौर के मंत्री तुलसी सिलावट, कैलाश विजयवर्गीय, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित अन्य नेताओं से एक मीटिंग की और उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया। केंद्रीय नेतृत्व का यह कहना था कि किसी भी स्थिति में भाजपा का वोटर कहीं जाना नहीं चाहिए और भाजपा ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतना चाहिए। अब देखना होगा कि केंद्रीय नेतृत्व का कहने पर कार्यकर्ता किस तरह से अपने वोट बैंक को संभाल कर रखते हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। देश में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के लिए कल यानी 7 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और वाराणसी देश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। वाराणसी से पीएम मोदी बीजेपी की तरफ से तीसरी बार कैंडिडेट बनाए गए हैं और 14 तारीख को पीएम मोदी अपना नामांकन वाराणसी से करेंगे। ऐसे में 13 तारीख को ही पीएम मोदी वाराणसी पहुंच जाएंगे और इस दौरान 13 तारीख को वो काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे, बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद फिर एक बड़ी जनसभा से मुलाकात करेंगे। जनसभा से मुलाकात का माध्यम रोड शो होगा। एक रोड लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे पीएम मोदी। इसको लेकर भाजपाई जन, तमाम कार्यकर्ता और बड़े पदाधिकारी लग गए हैं कि किस तरह से रोड शो को ऐतिहासिक बनाया जाए। नामांकन को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन लगा हुआ है। खुद जिलाधिकारी मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का मुकम्मल इंतजाम करा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी ले रहे हैं।
कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।